नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया। जजमेंट ऐसा कि तमिलनाडु सरकार के याचिका पे सुप्रीम निर्णय आया कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 200 में इस बात का उल्लेख है कि क्या, कब, क्यों, कितना और क्या करना है। बावजूद उसके जब विधेयक लंबितों की संख्या अगर 10 हो जाए, 6 हो जाए या 1 भी हो जाए तो ये चर्चा जरूर होती है कि क्यों ऐसा। क्योंकि कोई भी चुनी हुई सरकार अपने विधानसभा में इसे पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है, जहां पे ये लंबित हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु को लेकर इस फैसले पे छत्तीसगढ़ में चर्चा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी तकरीबन आधे दर्जन ऐसे विधेयक हैं जो जोगी शासन काल से लेके आज दिनांक तक लंबित है और इसी पे अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। क्या ये पूरा मामला है, इस पे तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। राजभवन और राष्ट्रपति भवन को सर्वोच्च संवैधानिक संस्था माना जाता है। राज्यों में सरकारें किसी विषय पर कानून विधेयक विधानसभा में पारित कर हस्ताक्षर के लिए प्रशासनिक मुखियों राज्यपाल के पास भेजती हैं, लेकिन कई कारणों से विधेयक राजभवन में रुक जाते हैं या ओपिनियन के लिए राष्ट्रपति भवन भेज दिए जाते हैं। इन विधेयकों को कब मंजूरी मिलेगी यह अनिश्चितताओं की गर्त में चला जाता है। इसी बीच तमिलनाडु को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लंबित विधेयकों पर चर्चा बेहद ही तेज हो गई है। राज्य गठन के बाद अब तक 5 विधानसभा का गठन हुआ है और इस दौरान करीब आधा दर्जन विधेयक राजभवन, राष्ट्रपति भवन में अब तक लंबित हैं, जिस पर पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत संविधान में नियम कानून उल्लेखित है, लेकिन कई बार राजनीति से प्रेरित मामले भी देखने को मिलते हैं। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा पारित विधेयकों को इस तरीके से लटका कर रखने का कोई अधिकार नहीं। या तो उन पर निर्णय लें, मंजूरी दे, या मंजूरी नहीं देते तो विधानसभा को वापस करें, विधानसभा दोबारा विचार करके दे, या अगर राष्ट्रपति भेजा कर दे। इस मामले में चूंकि अनुच्छेद 200 में कहीं ये नहीं लिखा कि राज्यपाल कितने समय तक रोक सकते हैं। एक नजर छत्तीसगढ़ के प्रमुख लंबित विधेयकों की सूची पर। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जोगी सरकार से लंबित। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक रमन सरकार से राष्ट्रपति भवन में लंबित। शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण भूपेश सरकार से लंबित। केंद्रीय कृषि कानून से संबंधित राय के अनुरूप संशोधन विधेयक भूपेश सरकार से लंबित। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल के अधिकार का विधेयक भूपेश सरकार से लंबित। चिटफंड कंपनियों को लेकर विधेयक भूपेश सरकार से लंबित। ये तो वो प्रमुख विधेयक हैं जो अब तक लंबित हैं। वैसे बात नियम की करें तो राज्यपाल के पास विधेयकों को लेकर मुख्य तौर पर 4 अधिकार होते हैं। पहला, अनुमति दे दें। दूसरा, चर्चा के लिए अपने पास रख लें। तीसरा, विधिक सलाह के लिए राष्ट्रपति भवन को भेज दें और चौथा, विधानसभा को वापस कर दें। अब तमिलनाडु के मामले पर सुप्रीम निर्णय से छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने कहा कि सब संविधान के दायरे में होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला देशहित में ही होता है। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्यपाल को किसी विषय में ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आरक्षण जैसा विधेयक 2 साल से लंबित है, अब डबल इंजन की सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। न्यायालयीन प्रक्रिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है वो देश की भलाई का ही विषय है। चाहे वो राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों या कोई अन्य हो, सभी के काम करने की पद्धति, काम करने की प्रक्रिया निर्धारित है। सभी को उसके अनुरूप ही काम करना होता है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कि तमिलनाडु के मामले पे उन्होंने बड़ा डिसीजन दिया है कि राज्यपाल को ज़्यादा वक्त तक किसी भी बिल को रोकने का अधिकार नहीं है।
तमिलनाडु के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राज्यपालों के लिए 1 से 3 माह का समय निर्धारित किया हो, लेकिन विधेयक के राष्ट्रपति भवन जाने पर कोई समय सीमा तय नहीं की है, जिससे अभी भी कई तरह के सवाल चर्चाओं में हैं। बहरहाल विधेयकों को लेकर सुप्रीम निर्णय के बाद इसे सुधार को लेकर बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट के इस तमिलनाडु के मामले पे चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में हो रही है। चर्चा क्यों हो रही इस बात को तो आपने समझ लिया। अब जब हम मेहमानों और विशेषज्ञों के जरिए भी इसे समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान मौजूद है। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की सियासत हो या देश की सियासत, पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ बतौर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। तमिलनाडु में 10 विधेयक लंबित, इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, कह दिया साहब कि राज्यपाल को वीटो नहीं है, किसी भी विधेयक को रोके रखने का निर्णय लेना होगा। इस फैसले की नजीर जो है देश भर में स्थापित होगी। और छत्तीसगढ़ में अनिरुद्ध जी चर्चा इसलिए क्योंकि तकरीबन आधा दर्जन विधेयक है जो आज दिनांक तक लंबित है। कैसे देखते हैं इसे आप? निश्चित रूप से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है अवधेश जी, ये ऐतिहासिक फैसला है। रही बात तमिलनाडु से, आपने अपनी बात शुरू की। आपको याद होगा कि 2023 में विधानसभा के भीतर वहां के राज्यपाल ने अभिभाषण जो है पढ़ने से इनकार कर दिया था और बिना पढ़े वो सदन से, विधानसभा से चले गए थे। बात तमिलनाडु की ही नहीं है। अभी जो वर्तमान स्थिति को देखें तो क्या तमिलनाडु, क्या पश्चिम बंगाल, क्या तेलंगाना, क्या पंजाब, हर जगह जो है सरकार और राज्यपाल के जो है मसले को लेकर उथल पुथल मची हुई है। फिर आपने अपनी बात की जो शुरुआत की उसमें यह भी कहा कि अजीत जोगी की शासनकाल से अब तक आप देखें तो विधेयक लंबित रहते आए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है अवधेश जी। और ये महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, मतलब राज्य बनने की घड़ी, आपने अजीत जोगी जी का नाम लिया, तब और उसके ठीक पहले, मतलब इधर राज्य बनने वाला था उस समय जब अविभाजित मध्य प्रदेश के हम हुआ करते थे, तो उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे अविभाजित मध्य प्रदेश के और राज्यपाल थे भाई महावीर। उनके बीच जो टकराव था तो उस टकराव की चर्चा पूरे देश में रही थी। यहाँ तक कि जो कुल सचिव को नियुक्त करने के जो विश्वविद्यालय में जो अधिकार थे, फिर वहां पे विधानसभा में कुछ ऐसा पारित कराया दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कि उनके अधिकार छीन गए। पूरा मसला ये जो है तो उस समय बहुत वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा जी को कहना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के वहां पे राज्यपाल को कि ये सब चीजें हैं तो पद छोड़ दें। बात जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद की, तो ताजा उदाहरण रहा भूपेश बघेल जी की जब सरकार रही तो भूपेश बघेल जी और मुख्यमंत्री और तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, उनके बीच जो टकराव चला उसके बारे में हम चारों जो है भिज्ञ हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं लौटूंगा अनिरुद्ध जी। मैं जरा सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। आज इत्तेफाक से सुंदरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदरानी जी विधायक भी रह चुके हैं, इन तमाम कार्य प्रणालियों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। सुंदरानी जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को कोट कर देता हूं, आप सुनिएगा। जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस R महादेवन की पीठ कहती है कि इस अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, विशेषा नहीं, कोई विवेकाधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह पर अनिवार्य रूप से कार्य करना होता है। आप विधायक रह चुके हैं, किसी भी चुनी हुई सरकार के द्वारा विधानसभा में कोई विधेयक पारित करना और उसे राज्यपाल के द्वारा रोक देना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सुंदरानी जी, देखिए, निश्चित रूप से मैं विधायक रहा हूं। विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल के पास भेजा जाता है पास करने के लिए। वैसे यह भी था कि अगर राज्यपाल अस्वीकृत करता है तो वापस विधानसभा को भेजता है और दोबारा विधानसभा अगर पास करके भेजे तो उसको स्वीकार करना बाध्यता हो जाती है। लेकिन लंबित करने का जो नियम या कानून विधायक के राज्यपाल जी के विशेषाधिकार में होगा, विवेकाधिकार में भले न हो, विशेषाधिकार में निश्चित रूप से रहा होगा, उसी के तहत लगातार अनेक राज्यों के राज्यपालों ने उन विधेयकों को रोका जो
जन उपयोगी न रहे हो या कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां रही हो। मैं नहीं जानता क्यों रोका गया, किस आधार पर रोका गया और किन विधेयकों को रोका गया। छत्तीसगढ़ के विधेयकों के बारे में तो मैं जानकारी रखता हूं, लेकिन अन्य राज्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं कि क्या विधेयक थे, क्या उनके काम थे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राज्यपाल जैसी गरिमा वाली पोस्ट पे रहने वाले व्यक्ति को अपने अधिकार कम से कम पता होंगे और उन्होंने अपने विशेषाधिकार के तहत भले विवेकाधिकार न हो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन विशेषाधिकार का होगा। न्यायपालिका की टिप्पणी है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। न्यायपालिका ने जो आदेश दिया सर आंखों पे मानकर सभी को उसका पालन करना चाहिए, सभी राज्यों को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका के लिए विश्वास ही नहीं पूरी श्रद्धा भी है। बिल्कुल सही, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अब इस सवाल के साथ लौटूंगा कि अब इसका असर क्या होगा। मैं जब नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है, केवल तमिलनाडु नहीं, छत्तीसगढ़, बंगाल, पंजाब, कई प्रांत जो है इससे सीधे प्रभावित होंगे, इसका लाभ मिलेगा, इसे कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सुंदरानी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ के विधेयकों पे तो चर्चा हो सकती है, दीगर राज्यों के विधेयक पे हम कैसे चर्चा करें। पिछली भूपेश सरकार के समय के लगभग 3 विधेयक लंबित है, आरक्षण सहित चिटफंड कंपनियों को लेके, कृषि कानून जो 3 कानून आए थे उसके परिपालन को लेके लगभग 3 विधेयक लंबित है। उससे पहले भी धर्मांतरण पे जो आज इतना सियासी हल्ला मचा हुआ है, डॉक्टर रमन सिंह सरकार में वाम विचार नेता मंत्री थे, उन्होंने लाया था, वो आज दिनांक तक लंबित है। नितिन जी, क्या असर होगा इसका? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट की मैं प्रशंसा करूंगा और धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया। इसके पहले हमारी सरकार थी और लगातार इन चीजों को लेकर छत्तीसगढ़ में रहते हुए मैंने खींचतान देखी है शासन, प्रशासन और गवर्नर हाउस के बीच में। और इस विषय में आपके इस लोकप्रिय चैनल में कई डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार ये संविधान में है कि विधानसभा से कोई विधेयक वहां से पारित होकर गवर्नर के पास भेजा जाता है। गवर्नर के पास 4 अधिकार होते हैं। एक तो वो उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे यानी पास कर दे। दूसरा ये है कि उस पर वो कोई अनिश्चितकालीन निर्णय किसी कारण की वजह से ले ले। तीसरा होता है कि कोई अगर क्वेरी हो तो उसको लगाकर वो भेजकर जवाब मांगे। और चौथा होता है कि वो विधानसभा में उस विधेयक को वापस कर दे। पर बड़ी दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी महामहिम राज्यपाल थी, आज उनका जन्मदिन भी है, शायद देख रही होंगी, तो मैं उन्हें अनुसुईया उइके जी को, माननीय गवर्नर मैडम को हैप्पी बर्थडे भी कहूंगा आपके चैनल में। वो यहाँ पर गवर्नर थी, उन्होंने ही कहा था कि आरक्षण विधेयक लाइए। बड़ी मजे की बात है अवधेश भाई कि उनके कहने के बाद विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, विधानसभा में सर्वसम्मति से वो विधेयक पारित हुआ और गवर्नर हाउस आया, आखिरी तक उसमें हस्ताक्षर नहीं हुए। चिट फंड कंपनियों के विषय में कड़े कानून बनाने के संबंध में विधेयक पेश किया गया, कृषि कानून के संबंध में विधेयक पेश किया गया, धर्मांतरण जिसपे ये छाती पीट पीट के चिल्लाते, 2003 से ये विधेयक लंबित है। जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री होते थे तब वो विधेयक भेजा गया था और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में भी वो विधेयक वापस नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो राज्यपाल जो हैं, हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल जो हैं, और लगातार कई विषयों पर ये सरकार के साथ जो धमा चौकड़ी हमने देखी है मचते हुए, उस पर शायद ये लगाम लग सके, ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही 4 विधेयक जो है वो महत्वपूर्ण विधेयक है, ऐसे तो आधा दर्जन से अधिक विधेयक है। कोई भी विधेयक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, उस पर मुझे लगता है कि तत्काल निर्णय हो जाना चाहिए। साथ ही हम अन्य राज्यों की बात करें, बंगाल है, झारखंड है, बहुत से राज्यों में मारामारी मची हुई है। मैं लौटूंगा, मैं जब सुंदरानी जी का रुख कर। सुंदरानी जी, 1974 का भी एक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले पे ये टिप्पणी की गई, मैं पढ़ देता हूं कोर्ट करते हुए। फैसला दिया गया था कि राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख है, राज्य की कार्यकारी शक्तियां वास्तव में मंत्रिपरिषद के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आपने भी देखा, आप
क्योंकि आप संसदीय कार्यप्रणाली के बेहतर ज्ञाता है, आपने भी देखा कि विधेयकों को लेकर खींचतान राज्य सरकार बनाम राजभवन अक्सर देखने को मिला। अब सवाल यह है कि एक चुनी हुई सरकार के द्वारा एक विधेयक को पारित करके भेज देना और उसके बाद उस पर निर्णय ना होना, एक कहीं ना कहीं ये उस जनादेश को भी सवालों के घेरे में खड़े करती है जिसके अनुसार ये निर्णय लिया गया है, विधेयक पारित किया गया। देखिए, निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन कई बार राज्यों की स्थिति, कई बार जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए विधेयक, विधानसभा के विधायिका के द्वारा बनाए गए विधेयक जनहितकारी भी नहीं होते। कई बार लोग लुभावनी बातें करके राज्य सरकार को क्षति पहुंचाने का काम भी विधेयकों के माध्यम से होता है, विधायिका के माध्यम से होता है। तो कहीं न कहीं उसको रोकने के लिए कहीं एक व्यवस्था तो निश्चित रूप से होनी चाहिए और होगी भी। और राज्यपाल अगर रोके हैं विधेयकों को तो कहीं न कहीं वो अपने अधिकार क्षेत्र से ही रोके होंगे, अन्यथा इतना लंबा समय सुप्रीम कोर्ट जाने में नहीं लगता कि ये लंबे समय की, मतलब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकार रही, विधेयक रुकते गए। अभी भी हमारी केंद्र में सरकार रही तो भी रुकते रहे। तो कहीं न कहीं राज्यपालों ने अगर रोकने का काम किया है तो उनके अधिकार क्षेत्र में होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने उस एक्ट को पढ़ा नहीं है, किस अधिकार से उन्होंने रोका, मैं उसमें गहराई में नहीं गया हूं, लेकिन मैं इस परिपाटी से वाकिफ हूं कि विधानसभा प्रस्ताव पारित करके विधेयक का भेजती है तो अनिवार्य रूप से राज्यपाल महोदय को पास करना चाहिए या वापस करना चाहिए या उसमें क्वारी करना चाहिए कि इसमें, या कुछ उसमें सुझाव देके वापस करना चाहिए या आपत्ति करके वापस करना चाहिए, लंबे समय तक रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, ये प्रश्न तो खड़ा होता है। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर ये आदेश दिया है तो निश्चित रूप से एक लंबे समय तक ये विधायिका और जो का टकराहट, जो सरकारों की टकराहट अब रुकेगी इससे। बिल्कुल सर, ठीक है नितिन जी, आप 10 सेकंड में भी अनिरुद्ध जी का रुख करें। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अनोखा मामला देखा गया था, वो भी डिबेट इतने महत्वपूर्ण विषय पर हो रही तो बताना चाहिए, जनता को भी मालूम होना चाहिए। जब विधेयक भेजा गया था गवर्नर हाउस, आरक्षण का विधेयक जो था, तब उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई क्वेरी लगाकर या तो विधानसभा को भेजा जाए या विधेयक वापस किया जाए। विभागों को चिट्ठी भेजी गई थी कि इस संबंध में जानकारी दीजिए। 14 बिंदुओं पर विभागों ने ये जानकारी दी थी। ये कहां से संविधान में है श्री चंद भैया? ये तो संविधान में ही नहीं है, संविधान के खिलाफ ही काम हो रहा था। और जब अनसुईया उइके जी ने, महामहिम राज्यपाल जी ने ये कहा था कि आप आरक्षण का विधेयक भेजिए, मैं पास करूंगी, फिर न जाने किसका दबाव आया, आखिर तक वो विधेयक को पास नहीं कर पाई। बिल्कुल ठीक है नितिन जी, ठीक है। राजभवन एक संवैधानिक प्रमुख संस्थान है, हम राजनीति से थोड़ा दूर रखें तो एक लोकतंत्र के लिए ज्यादा बेहतर इसे समझा जा सकता है। बिल्कुल सर, ठीक है। मैं जब अनिरुद्ध जी का रुका, अनिरुद्ध जी, एक बात तो तय कर दी गई साहब इस फैसले में, इस निर्णय में, इस आदेश में कि राज्यपाल के पास अधिकतम 3 माह के समय सीमा तय किया गया कि आप इस समय सीमा पे निर्णय ले लीजिए, क्योंकि मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, उनके अनुसार आपको निर्णय लेना है। आप संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन राज्य को चलाने का अधिकार मंत्रिपरिषद के पास है। लेकिन बड़ी बात यह है, इसमें एक छोटा सा क्लॉज है, संभवतः आने वाले समय उस पर निर्णय ले लिया जाए कि राष्ट्रपति के पास अगर उस विधेयक को भेजा जाता है तो उस पर कब तक निर्णय लिया जाए, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं हुई है। अनिरुद्ध जी, निश्चित रूप से देखिए कोई समय सीमा तय नहीं हुई है। और दूसरी बात, आपने पंजाब का उदाहरण दिया, मैं आपको दिल्ली का भी उदाहरण दे देता हूँ। दिल्ली में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उपराज्यपाल के बीच जबरदस्त टकराव था, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा था कि उपराज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करना होगा। उपराज्यपाल कैबिनेट की सलाह पर सहमत नहीं होते तो वह कारण बताते हुए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अपने राष्ट्रपति जी को लेकर जो है आपने कहा कि वहां फिर उसके बाद क्या, बात तो सही है, ये तो खैर आने वाले समय में तय होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया है
उस पर आपने बात की, आपने एक बिंदु गिनाया, लेकिन उस एक बिंदु को शामिल करते हुए मैं 3 बिंदु की बात करता हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को 1 से 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा, निर्णय लेना होगा। जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करना शपथ का उल्लंघन होगा। गौर करिए, जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करना शपथ का उल्लंघन होगा, क्योंकि मेरे जो दोनों जो है प्रवक्तागण, उन लोगों ने रायपुर की बात की और राजधानी छत्तीसगढ़ की भी बात की। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। कि यहाँ पे नरसिम्हन राज्यपाल जी थे, नरसिम्हन जी राज्यपाल थे, और यहाँ पे रायपुर के जो है शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंदरचंद धाड़ीवाल जी, जो बहुत सम्मानित नेता माने जाते थे, तो वो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए राजभवन गए। कुछ ऐसा घटित हो गया कि फिर स्टेटमेंट उनका मीडिया में आया इंदरचंद धाड़ीवाल जी का कि अब हम राजभवन में नहीं जाएंगे। तत्कालीन राज्यपाल जी को इतनी ज्यादा हृदय में गहरी चोट लग गई कि वो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चरणदास महंत जी को उन्होंने तलब किया। महंत जी गए, महंत जी ने फिर सफाई दी, लेकिन बात तो फिर वही आती है कि जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करना शपथ का उल्लंघन। बिल्कुल। तीसरी अंतिम महत्वपूर्ण बात, जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा, बस लाइन ही कह रहा हूँ, राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है अवधेश जी। ठीक बात है सुंदरानी जी। एक अनविद जी ने बड़ा अच्छा एक वाक्य याद दिलाया इंदरचंद धाड़ीवाल और राज्यपाल के बीच का। एक और वाक्य मैं आपको याद दिला देता हूँ। नितिन जी कह रहे थे कि साहब हम कभी सियासत नहीं करते। कांग्रेस के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, 1, 2, 3, 4 बार संभवतः मांगा होगा उन्होंने। समय नहीं मिलने पे कांग्रेस ने अपने पार्टी के, अपने ऑफिस के वर्कर के हाथ से ज्ञापन राजभवन भेजा था। पकलू गया था ज्ञापन देने, मैं नाम भी बता दूं, हमारे यहाँ का जो सबसे पुराना स्टाफ है, जब इन्होंने समय नहीं दिया था तो पकलू को हमने भेजा था, पकलू ज्ञापन देने। ठीक है, राजनीति तो उसे भी कही जाएगी सुंदरानी जी। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है, हमने भी कई बार ये दौर देखा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, कई बार राज्यपाल से मिलने का समय मांगा होगा, नहीं मिला, राष्ट्रपति से समय मांगा, नहीं मिला। ये एक व्यवहारिक कठिनाई तो सभी दलों के सामने रही है और देना चाहिए, चाहे किसी भी दल से संबंध कोई रखता हो, बात तो सुनना चाहिए, समय दिया जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन अब इसका असर क्या होगा, इसलिए सुंदरानी जी चर्चा हो रही, क्योंकि आरक्षण जैसा महत्वपूर्ण विधेयक लंबित है, राज्य कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले लंबित है। जी, अब तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान हो गया। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आने के बाद, नियम है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अब विधेयकों को रोकना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सर। राजनीतिक क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है। अवधेश भाई, इस चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी और स्थानीय जो दल हैं, जिनकी यहाँ पर सरकार है, गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, वहां पर ये मैं जहां तक समझ रहा हूं, इन 10-12 सालों में सैकड़ों बार ये शिकायतें, हजारों बार ये शिकायतें आई हैं कि विधेयक पास करके भेजा है, वो पारित नहीं हो रहा है, राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। सेम विधेयक आरक्षण का कर्नाटक में बीजेपी की सरकार होती है तो वहां पे हस्ताक्षर हो जाता है, पास हो जाता है, पर छत्तीसगढ़ में नहीं होता। तो देखिए, आप खुद ही कह रहे थे कि हमको राजभवन का सम्मान करना चाहिए, राजनीति से अलग रखना चाहिए। हमने हमेशा अलग रखा है और हमने सम्मान किया है और सम्मान करते हैं और सम्मान करेंगे। पर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? इस बात को मानना तो पड़ेगा कि चूक तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है वो चीजें क्लियर होंगी और जो जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक जो विधानसभा में लड़ झगड़ कर, जहां पर संख्या में थोड़ा 2, 4, 5 का हेर फेर हो, वहां तो लड़ झगड़ कर पास करवा कर भेजा जाता है। जनता के हितों के लिए जिन विधेयकों को वहां पर गवर्नर बिना मतलब के जो रोकते हैं, हो सकता है इस पर रोक लगेगी, माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान होगा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस टिप्पणी के लिए, इस जजमेंट के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अनविद जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, क्या है कि राजभवन को बहुत बड़ी संस्था माना जाता है, संवैधानिक पद होता है, लेकिन इस संवैधानिक पद को भी जो है लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहा है। मैं पत्रकारिता का मेरा शुरुआती दौर था, तो वहां पे जो बहुत मोस्ट सीनियर और मतलब सम्मानित लोग जो वहां पे जो है
ये कहना चाहिए संपादक स्तर के लोग वहां पे चर्चा किया करते थे और प्रश्न ये उठाते थे कि क्या राज्यपाल को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी सस्पेंड करने का अधिकार है, तो फिर क्यों जो है बहुत सारे लोग वहां पे चले जाते हैं। खैर, मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं, मैंने 2 अनोखे दृश्य देखे और उन दृश्यों को देख के मुझे लगता है कि क्या राज्यपाल नियुक्त करने या बैठाने का कोई मापदंड होता भी होगा। एक बार यह था कि राज्यपाल का जो है अभिभाषण था, मैं किसी के नाम पर नहीं जाऊंगा। माननीय महामहिम वहां पे पहुंचे तो हाथ में जो है वहां पे ग्लूकोज का जो है ना लगता है वो उपकरण रबर का लगा हुआ था, मतलब थोड़ी देर पहले शायद उनको सलाइन चढ़ी हुई हो और पानी पीते और थरथराते हुए उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा था और उनकी जो है उम्र को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा था। बिल्कुल नियुक्ति के समय से। जी हाँ, एक और उम्र दराज जो राज्यपाल इसी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आए अभिभाषण पढ़ने के लिए। फिर वहां पे हुआ कि माननीय राज्यपाल जी शुरुआत का 1 पेज पढ़ेंगे और बाकी जो है पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। तो ये 2 ऐसे दृश्य थे जो मापदंड को लेकर प्रश्न खड़ा करते रहे हैं। बेहद गंभीर बात आपने कहा अनिरुद्ध जी, समय का अभाव है। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन कुल मिला के इस बात को समझना और जानना होगा कि विधानसभा से पारित विधेयकों को लेके जो राजभवन और राज्य सरकारों के बीच में टकराव की स्थिति बनती आ रही थी, संभवतः इस सुप्रीम निर्णय के बाद इसमें कमी आए और राज्य हित में जो सरकारें निर्णय ले उसे जल्द से जल्द अमल में भी लाया जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।